इन सबको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कहाँ डाउट है, आपको क्या पूछना है। जहाँ तक होमवर्क था पढ़ लिए हैं सब? बोलिए। सुनाई दे रही है आवाज? सबको आवाज सुनाई दे रही है? ये सर। सर इलस्ट्रेशन 16 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ, कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग पढ़े हैं ना इलस्ट्रेशन 16? या उससे पहले का यस। थ्योरी पढ़ लिए हैं? हाँ। सब बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए, तब ना फिर पता चलेगा पोजीशन। यस सर, इलस्ट्रेशन 16 पढ़े हैं बट थोड़ा सा कंफ्यूज में हो रहे थे। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर बताइए तो। 110 है ना? 10। हाँ। चलिए, 110 में सब आ गए। यस सर। ठीक है, देखिए। तो इसमें क्या बताया जा रहा है। श्री रामलाल मैनेजर है कंपनी के। कंपनी कहाँ की है? बोलिए, कहाँ की कंपनी है? आगरा। हाँ। आगरा। हाँ, सब रिस्पॉन्ड करिएगा, है ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा। वो रिसीव करते हैं हर मंथ 14,000 एज बेसिक। कितना है आपके में? 50,000 बेसिक पे का, है ना, 500 एंटरटेनमेंट अलाउंस का, और 3,000 है डीएनएस अलाउंस का। ठीक है, उनके पास घर भी है, लेकिन कंपनी उनको ये फैसिलिटी दी है। ठीक है। क्या है? गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, डोमेस्टिक सर्वेंट, तो हम लोग जानते हैं ये तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होता है ना। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ। पर इसमें आप सीधे देख सकते हैं, इनको तो मंथली पेमेंट ही 50,000 का है, तो साल का तो ऐसे ही पार हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। तो बताइए, टैक्सेबल होगा कि नहीं इनका? सर होगा ना? टैक्सेबल होगा हाँ। सर। हाँ, जो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला था, कार और ये सब भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर यूज, इनको रेफ्रिजरेटर मिला है यूज करने के लिए, इतना कॉस्ट है, कंपनी इतना रिपेयर में खर्च कर दी। फिर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, देखिए ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला है, 15,000। एनुअल मेंबरशिप फी टू लायंस क्लब, तो लायन क्लब, एक क्लब में भी इनका एनरोलमेंट हो गया है, मतलब, है ना। तो इसमें क्या है, फिर कंपनी उनको एक लार्ज कार भी दी है, तो कार, ठीक है, मतलब ये जो अभी दो पढ़े थे हम लोग, गैस और क्लब वाला, वो पेमेंट हो गया है कंपनी के द्वारा। तो कार यूज हो रहा है किसके लिए? प्राइवेट पर्पस के लिए भी, है ना। तो बताइए, मिक्स्ड यूज हो गया ना ये? क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। ऑल्सो लिख दिया गया है ना, तो ऑल्सो वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। प्राइवेट पर्पसेस ऑल्सो, तो उससे क्या समझ में आया? मिक्स यूज है। उनके बेटे पढ़ रहे हैं स्कूल में जो कंपनी के द्वारा रन होता है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे ना, 1,000 पर मंथ तक का क्या है, फ्री है ना? पढ़े थे ना? यस सर। हम्म। अगर वो इसी तरह के कोई दूसरे स्कूल में पढ़ते, तो उनका क्या लिखा हुआ है, साल का लगता 5,000। तो बताइए, साल का 5,000 है, जबकि 1,000 पर मंथ तक तो क्या है, अलाउड है ना। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इनका तो ये तो माफ हो जाएगा जितना हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर कंपनी इनको अलॉट भी की है 300 रुपए का शेयर 100 में, लेकिन जब उस दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब उचित बाजार मूल्य 120 था। तो बताइए, इसमें सस्ता में दे दिया तो 20 रुपए तो परक्विजिट आ गया। क्लियर है ये भी? क्लियर है सब? बोलिए। यस सर। हाँ। फिर वो शिमला गए छुट्टी मनाने, वहां गेस्ट हाउस में रहे कंपनी का, और इस कारण से उनका 5,000 रुपया बच गया। छुट्टी मनाने गए हैं, ठीक है, और 5,000 बच गया, तो बच गया तो ये भी क्या हुआ, फायदा मिला किनके द्वारा? कंपनी के द्वारा। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग हेडिंग देंगे। देखिए, स्क्रीन में देखिए, कॉपी कॉपी रखे ना सब हाथ में? कॉपी पेन? यस सर। हाँ, देखिए। तो हम लोग क्या इसका करेंगे, हम लोग को लास्ट में बोला है कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्या हेडिंग क्या देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ऑफ किनका है ये? किनका है? मिस्टर श्री राम रामलाल का।
मिस्टर, ओके हम फॉन्ट चेंज करते हैं, मिस्टर श्री राम लाल, अब हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, श्री राम लाल, ठीक है। फिर ब्रैकेट में फॉर द असेसमेंट ईयर जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखेंगे तो उससे हमारा क्या है, अच्छा लगेगा। 23-24 असेसमेंट ईयर ना, यही है ना हमारे लिए तो। यस। यस हाँ, सर। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, थोड़ा इच्छा हो गया, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स और जो हमारा अमाउंट वाला कॉलम है वो बन जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट किसमें, रुपीस में, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक जो आइटम है उसको देखेंगे कि इसका क्या है, ठीक है। तो आइटम में इनका पहला क्या है, हमारा बेसिक पे दिया हुआ है, तो हम बेसिक पे लिखेंगे, ठीक है। अब आप बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेसिक पे कितना है, 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 तो मंथली है, तो कितना कर देंगे, इंटू कितना मंथ्स के लिए काम करे शुरू से ना। हाँ 12 होगा। हाँ, ठीक है, तो कितना आ गया, 50,000 इंटू 12, 6 लाख। 6 लाख, ठीक है। तो इस तरह से अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6 लाख। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, डीए, तो उनको डीए भी मिल रहा है, तो और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में छूट भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है, नहीं है ना, नो क्लियर है। नो सर। सर। हाँ, कंपनी बस लिखा है, गवर्नमेंट वाला तो नहीं लिखा है। तो फिर डीए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आप बुक में देखिए, हाँ, जो अलग चीज होगा उसको लिखेंगे। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस भी, और शॉर्ट फॉर्म में आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको फुल में ही लिखना है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस भी लिख लिए। अब फिर कार है, कार का मिक्स्ड यूज है, तो हम लोग जानते हैं स्मॉल कार में कितना है, 1800, और बिग कार में 2400, क्लियर है, क्लियर है। यस। यस सर। हाँ, फिर गार्डनर भी है, तो वो भी आ जाएंगे, गार्डनर, स्वीपर, ठीक है, वॉचमैन है, फिर सर्वेंट इनको मिला है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर का यूज ये किए हैं, तो रेफ्रिजरेटर का यूज इनको, रेफ्रिजरेटर कब दिया गया है, रेफ्रिजरेटर था फ्रॉम 1 सितंबर, तो बताइए सितंबर से यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 सितंबर से 31 मार्च, कितना महीना हो गया, कितने महीने, सितंबर, सितंबर, 7 अक्टूबर, नवंबर, हाँ, दिसंबर, और 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च, तो 7 महीना हो गया। तो 7 महीना का हम लोग जो पीछे में देखिए यूज के लिए ये बताया हुआ है रूल, हाँ, पीछे पलटिए देखिए, अगर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है मूवेबल एसेट्स, है ना, आपका 8th पॉइंट में देखिए, पीछे पलटिए एक पेज पीछे, 109th पेज में ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स लिखा है ना, यस मिल सर। गया। हाँ, देखिए, तो एक है यूज और एक है ट्रांसफर, तो इसमें क्या लिखा है, फ्री यूज ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कंपनी इतना फिर खर्च की रिपेयर में, तो इनको ट्रांसफर नहीं किया गया है, ये यूज के लिए दिया गया है ना, क्लियर है सबको, क्लियर है। यस सर। तो हम लोग कौन सा करेंगे बोलिए, यूज वाला लेंगे 7th पॉइंट की 8th, ट्रांसफर, 7th ना, क्लियर है सबको। यस सर। इसमें क्या है, 7th में देखिए रूल हम पढ़ के बता रहे हैं, जहां एम्प्लॉय ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं कोई भी मूवेबल एसेट्स, कौन सा, अदर देन एसेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन दिस रूल एंड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय, या उनके घर के कोई भी मेंबर यूज करते हैं, तो जहां एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी मूवेबल एसेट्स, ठीक है, तो अदर देन एसेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन दिस रूल, मतलब इससे पहले अगर कुछ बोला गया है या कोई और इसके बाद में बताया गया है वो नहीं, जैसे कार वाला कर लिए उसका बात नहीं हो रहा है अब, ठीक है। और नीचे में फिर ट्रांसफर, ये जो फिर और किसको छोड़ देना है, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को, या जिसका भी पहले, इससे पहले जितना भी बता दिया गया वो उसको भी नहीं कंसिडर करना है। तो लिखा है जो एसेट अगर एम्प्लॉयर के हैं तो 10% पर एनम के हिसाब से उसका निकलेगा जितना वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसा एसेट है जो 10 साल से क्या हो गया, पुराना हो गया है, तो उसका वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। तो 10% के हिसाब से, और 10 साल से पुराना उसका नहीं लेना है। और अगर एसेट रेंट पे लिया गया है तो जितना रेंट पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर,
ठीक है, और अगर कुछ दे रहे हैं एम्प्लॉय तो वो तो माइनस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 10%। क्लियर है सबको? बोलिए, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो 7 महीना वो यूज किए हैं, तो 7 महीना का ही हम लोग क्या करेंगे, इस कंसीडर कंसीडर करेंगे फॉर द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। मतलब यूज जितना किए उतना ही उनका उनसे हम मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर लेंगे। तो 7 मंथ यूज किए हैं, तो कितना कॉस्ट कितना है इसका, रेफ्रिजरेटर का 8400। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं असल में, कि ये एक कैलकुलेशन होता है डेप्रिसिएशन निकालने का। हाँ, ठीक है, तो वर्किंग नोट हो गया, तो उसमें हम लोग लिख लेंगे यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर 7 मंथ्स, तो उसका क्या कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका रूल लिख देंगे हम लोग। तो 10% कितना महीना, 7 महीना, और ये 10% कितना महीना के लिए है, ये तो 12 महीना के लिए, लेकिन निकालना कितना है हमको, 7 मंथ्स के लिए। क्लियर है सबको? यस सर। सब बोलिए, क्लियर है? फिर से बताते हैं, Yes, sir. देखिए यस सर। 8400 क्या है, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो हम लोग का 10% तो आप देखिए पीछे में क्या लिखा है, पर एनम। पर एनम मतलब क्या होता है, 1 साल का, हर साल का ना। क्लियर है? अंडरलाइन करिए पर एनम वर्ड को पीछे रूल में। ठीक है, तो ये 10% कितना का हुआ बताइए, ये 10% क्या है, पर एनम है। पर एनम मतलब क्या होता है, 1 साल का। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो यहाँ 10% है, तो इसलिए नीचे 100 लिख दिए। और क्योंकि ये कितना महीना का है, 12 महीना का है, ये 10% 12 महीना का है, लेकिन यूज कितना किया, 7 महीना, इसीलिए इंटू 7। ऊपर में 7 चला गया, नीचे में 12। 8 महीना करते तो ऊपर में इंटू 8 रहता, 9 तो 9, 10 तो 10, 11 तो 11, और पूरा साल तो 12। तो 12 12 कट जाता, तो 10/100 भी करते तो वही आता, या 12/12 भी करिएगा तो वही आएगा। क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है, बोलिए सब, हिमांशु। ठीक है, रेस्पॉन्ड करिए, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसमें, ठीक है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, वो जो साउंड वाला आइकन रहता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर हो गया फॉर 7 मंथ्स। फिर फ्री एजुकेशन, तो हम लोग तो ये तो पहले ही कर लिए कि 1000 पर मंथ से कम है, इसीलिए वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, गेस्ट हाउस का ऐड हो गया। गेस्ट हाउस इसमें पहले लिख दिया गया है, हालांकि हम लोग तो सबसे एक एक करके आते तो सबसे लास्ट में लिखते। तो गेस्ट हाउस का भी ऐड हो गया। फिर कंसेशन जो मिला शेयर्स में, मतलब कम दाम, कितना, 20 रुपया, तो वो इनका परक्विजिट फैसिलिटी हो गया। फिर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स भी आ गया हमारा, और मेंबरशिप फी टू लायंस क्लब भी आ गया। ठीक है, अगर इसमें लिख दिया जाता एनुअल मेंबरशिप फी के बारे में कि इट इज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉइज, तो पीछे हम लोग देखिए, क्लब वाला में जाइए, पीछे पलटिए, देखिए 6 नंबर पे क्लब एक्सपेंसेस है ना? दिख रहा है आपको? 108 में आइए, यस सर। पेज नंबर। हाँ, एक्सेप्शंस में देखिए, वेयर सच एक्सपेंसेस इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस, तब नील हो जाता। या जहां पे हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स और सिमिलर फैसिलिटीज यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉइज, तो सबको अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते तो भी नील लेते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनका जोड़ देंगे। क्लियर है सबको? बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस। हाँ, हाँ, रिस्पॉन्ड करिए, वेरी गुड। चलिए, अब आप लोग एक बार खुद से बुक में इसको देखिए, है ना? 1 मिनट तक कहीं पे भी अगर आपको लगे कि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। इसको होमवर्क भी लिखिए, एक बार कॉपी में बिना देखे कोशिश करिएगा बनाने का। नहीं बना पाए तो फिर आंसर देख के फिर कोशिश करिएगा कि क्या है। ठीक है, फिर डाउट रहेगा तो पूछिएगा, एक बार देख लीजिए। हो जाएगा तो बताइए, बढ़ने के लिए बढ़ेंगे फिर हम लोग।
बढ़े? Yes, sir. Clear है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ। ठीक है, मतलब आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए कि अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, कोई भी कंपनसेशन अगर मिलता है एम्प्लॉयर से या पहले के एम्प्लॉयर से, ठीक है, कंपनसेशन वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, टर्मिनेशन के संबंध में या उनका टर्म्स और कंडीशन को मॉडिफाई किया जाता है। दूसरा में कोई भी पेमेंट जो रिसीव करते हैं एसएससी फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, पेमेंट को अंडरलाइन करिए, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है पर्सनल गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, अगर वो देते हैं और सर्विस के कारण नहीं देते हैं तो तब वो टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब पर्सनल गिफ्ट में दे रहे हैं, है ना, ऐसे ही कुछ दे रहे हैं, तब वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर उनका सर्विस के कारण उनको दे रहे हैं, ठीक है, जैसे इनाम के तौर पे या कुछ कैसे, तब वो ऐड होगा सैलरी में, लेकिन अगर उसके लिए नहीं है, बस किसी और चीज के लिए है, तो वो ऐड नहीं होगा। जैसे गिफ्ट दे दिए, कोई मैरिज फंक्शन, इनके घर में फंक्शन था, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर एनी पेमेंट मेड फ्रॉम यूआरपीएफ, यूआरपीएफ वर्ड को अंडरलाइन करिए, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में भी लिख लीजिए यूआरपीएफ। ठीक है, यूआरपीएफ लिख लिए? यस सर। ठीक है, तो यूआरपीएफ के लिए क्या बोला जा रहा है कि इसका ऐड होता है, ठीक है, लेकिन ये टैक्सेबल होता है। देखिए क्या बताया जा रहा है, विल बी इंक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन पे है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन वो अदर सोर्सेज में जाता है और सैलरी में नहीं जाता है। तो ये आएगा फिर से टॉपिक, तो यहाँ से नहीं, जब आएगा तो हम लोग बेटर वहां से इसको जब करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आएगा फिर इसके बाद है, तो यूआरपीएफ वर्ड कर लिए, फिर एनी पेमेंट रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, केआईपी लिख सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस, केआईपी वर्ड को फिर अंडरलाइन भी कर लीजिए, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर इसका भी पेमेंट मिलता है तो ये भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आ जाएगा। फिर है कोई भी अमाउंट अगर जो ड्यू हुआ है या रिसीव करते हैं, चाहे लमसम में या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब लमसम क्या होता है, एक साथ एक बार बड़ा अमाउंट, हाँ, इकट्ठा आप रिसीव कर लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लमसम, एक बार में। और लमसम अदरवाइज मतलब क्या हुआ, या तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो एसएससी अगर रिसीव करते हैं तो इसमें एनी अमाउंट जो लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अमाउंट को बस अंडरलाइन कर लीजिए। फिर बिफोर ज्वाइनिंग, ये अमाउंट कब मिल रहा है, या बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने से पहले, तब एम्प्लॉयमेंट के ज्वाइन उसमें जाने से पहले, या आफ्टर सेशन, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो मतलब पहले भी जो मिला है वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आ जाएगा, और बाद में भी अगर कुछ मिला है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन बताया गया है कि क्या क्या को नहीं लेना है। तो पेमेंट अगर जो हुआ है, आगे सेक्शन मेंशन्ड है, नीचे में फिर उसका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, कंपनसेशन है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट है, ठीक है, ये सब स्टैट्यूटरी, एसपीएफ है, आरपीएफ है, ठीक है, पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड है, फिर एचआरए है। हाउस रेंट अलाउंस भी इसके अंडर नहीं आएगा। ठीक है, वो हम लोग जो मेनली सैलरी के अंडर में हम लोग अलाउंस में उसको ले रहे थे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हेड, यहाँ तक क्लियर हो गया प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सबको? यस Yes, यस sir. सर। सिंपल में ये क्या है कि हम लोग सैलरी के ही अंडर आएगा, लेकिन किसके अंडर आएगा, प्रॉफिट इन ल्यू, बस एक हेडिंग बस चेंज हो जाएगा। जो हम लोग वहां पढ़ रहे थे ना, देखिए शुरू में आप जाइए, वहां पे आपको आपको दिखेगा जहां पे सैलरी का डेफिनेशन दिया हुआ था, तो उसमें 3 चीजें बताई हुई थी कि सैलरी में क्या क्या लेते हैं हम लोग। पीछे जाइए तो सैलरी, हम पेज बताते हैं आपको, 83 में जाइए, आ गए 83 पेज में, देखिए लिखा है ना कि सेक्शन 17 के अंडर क्या है, हम लोग क्या क्या लेते हैं। सेक्शन 17 के अंडर लिखा हुआ है, एक तो हम लोग लेते हैं क्या, सैलरी ही लेते हैं, 17(1) क्या है, सैलरी ही है। ठीक है, फिर 17(2) को क्या बोला जा रहा है, परक्विजिट्स बोला जा रहा है, कि परक्विजिट जो हम लोग अभी अभी पढ़ रहे थे, है ना। और थर्ड में बात किया जा रहा है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, इन ल्यू ऑफ सैलरी,
ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है? ये 17 का जो सेक्शन 17 है वो किसके बारे में? तो सैलरी के ही बारे में है। तो बस इसका वन है जो मेन बस सैलरी को कवर करता है, जिसमें हम लोग पढ़े वेजेस आता है, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशन, ये सब आता है। टू में परक्विजिट्स पढ़े, और अभी जो हम लोग पढ़े प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस ठीक है, तो सर। हाँ, तो सैलरी को ही ये तीन भाग में कर दिया गया है। तो इसको ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर प्रोविडेंट फंड आता है। प्रोविडेंट फंड का क्या है? देखिए लिखा हुआ है, प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर। अंडरलाइन करिए प्रोविडेंट का मतलब। ठीक है, तो इसीलिए ये फंड बनाया जा रहा है, किस लिए? कि हम लोग फ्यूचर के लिए प्रोवाइड कर सके, है ना। तो जैसे हम लोग का भी कुछ सैलरी का पोर्शन कटता है, ठीक है, 1800 हम लोग का कटता है, और 1800 कॉलेज के तरफ से हम लोग के लिए जमा कर दिया जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। ठीक है, तो इसका ड्यू डेट रहता है, तो हर मंथ हम लोग के नाम से देखिए 3600 जमा हो जा रहा है। एक 1800 ये हम लोग का पार्ट का है, मतलब एम्प्लॉई, और दूसरा एम्प्लॉयर के तरफ से ये हम लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, तो 3600 हमारे एक अलग अकाउंट में। तो मेरा मेरा जो भी सैलरी बताइए 1800 मेरे से कट रहा है, तो मान लेते हैं मैं हमको मिल रहा है 40,000, तो बताइए 1800 यहाँ से कट के ना अब मेरे को मिलेगा हाथ में। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो मेरा ग्रॉस सैलरी तो ये दिख रहा होगा 40,000, और मेरा नेट सैलरी कितना, मतलब जितना हाथ में कितना मिल रहा है हमको 38,200। हाँ, वेरी गुड। तो अब देखिए, और जैसे और भी अगर कुछ कुछ पेमेंट रहता, ठीक है, जैसे कुछ और चीजों का भी कटता, तो वो सब भी क्या हो जाता, होता रहता है, माइनस होते रहता है। जैसे अगर मेरा टैक्स भी अगर कुछ जैसे कटे, है ना, तो क्या होगा, वो टैक्स भी लेस होके हमको फिर मिलेगा। ठीक है, जैसे हर मंथ टीडीएस भी अगर मेरा कटने लग जाए तो हाथ में हमको कम मिलेगा। क्लियर सबको? नेट कम मिलेगा। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, ठीक है, अब देखिए। हम्म, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोविडेंट फंड फिर लिखा हुआ है कि ये क्रेडिट हो जाता है, डिडक्ट, ठीक है, दिस फंड इज क्रेडिटेड बाय एन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एवरी मंथ। ठीक है, जो सर्टेन रेट है, ठीक है, तो उस रेट से कट के, तो इसका रूल है उसके हिसाब से होता है। फिर और एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन, जो आपको हम अभी एग्जांपल दिए, ठीक है, तो इसको फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और इंटरेस्ट भी मिलता है टाइमली। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, हम इसी में ऐड हो जाएगा, जहां जमा हुआ है वहां इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी क्या होते रहेगा, इसमें ऐड होते रहेगा। ठीक है, जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं तो उनको ये अमाउंट मिल जाता है अलोंग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ वो वापस इनको मिल गया। फिर क्या बताया जा रहा है, ठीक है, और ये तो क्या है, फायदा ही है ना, क्योंकि हर महीने कट रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, सेविंग होते जा रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और आगे अभी पढ़ेंगे छूट भी रहता है इस पे। तो अगर डेथ हो जाता है एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का किसी भी तरह अगर डेथ हो गया, तो क्या होगा, तो बताया जा रहा है क्या होगा, उनके घर वालों को मिलेगा, वाइफ को, चिल्ड्रन को, या उनके जो भी कानूनन उत्तराधिकारी है, तो उनके लिए भी हेल्प हो गया। तो प्रोविडेंट फंड चार तरह का है। क्या क्या है प्रोविडेंट फंड, नाम बताइए, पहला क्या है, पढ़िए, ऑन करिए माइक, बोलिए, क्या है पहला? स्टेटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सब बोलिए, और नेक्स्ट? Recognized Provident Fund. हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हाँ, वेरी गुड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ठीक है, सब कोशिश करिए, सब बोले, है ना। देखिए क्या बताया जा रहा है, तो एसपीएफ, अब इसमें रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब रूल्स क्या क्या है, देखिए, तो क्या बताया जा रहा है एसपीएफ में, कि ये पीएफ है जिसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1925 अप्लाई होता है। अंडरलाइन करिए एक्ट का पूरा नाम, ईपीएफ एमपी एक्ट ना, 1925। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 1925 वाला एक्ट अप्लाई होता है इसमें। फिर इसमें और क्या बताया जा रहा है, कि जनरली जो ये फंड है वो मेंटेन होता है किसके द्वारा,
गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 1925 वाला एक्ट है और प्लस गवर्नमेंट के द्वारा ये है, या सेमी गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर्स के द्वारा मेंटेन होता है, जैसे लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटीज हो गए या अदर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, नेशनलाइज्ड बैंक्स एक्सेट्रा। कोई भी सम अगर रिसीव होता है किसके द्वारा, सम अगर कोई रिसीव करते हैं किसके द्वारा बताइए, कौन रिसीव करेंगे, किनका है ये, किनका है, एम्प्लॉय का है ना, सारा चीज तो एम्प्लॉय के लिए ये चारों है ना। तो अगर कोई सम रिसीव होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट के से, तो वो एग्जेम्प्ट है ना, अंडर सेक्शन 10, 11 और 12। अब देखिए इसमें एक नया चीज ऐड किया गया है कि, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, एग्जेम्प्ट भी है। अब इसमें 1/4/2022 से अबव एग्जामिशन अप्लाई नहीं होगा टू इंटरेस्ट अक्रूड, जो इसमें इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन द अकाउंट ऑफ पर्सन टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन एक्सीडिंग 2,50,000 इन एनी प्रीवियस ईयर इन दैट फंड। ठीक है, तो मतलब 2,50,000 से ज्यादा अगर आप जमा कर दिए हैं ऑन और आफ्टर कब, 1/4/21 के बाद से, ठीक है, तो क्या होगा, फिर लिखा हुआ है कि उतना जितना एक्स्ट्रा फिर आप जमा कर दिए 2,50,000 से ऊपर, तो ये एग्जाम्शन उस पर अप्लाई नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, 2,50,000 से ऊपर पे जितना इंटरेस्ट बन रहा है उस पे प्रोपोर्शनेटली टैक्स निकालेंगे और टैक्स मतलब उसको ऐड कर देंगे हम लोग। और फिर लिखा है सेकंड पॉइंट में, अगर कंट्रीब्यूशन उस पर्सन के द्वारा फंड में जहां पे कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम्पशन लिमिट कितना बढ़ जाएगा, 2.5 लाख से कितना पहुंच जाएगा वो, 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, जहां एम्प्लॉयर नहीं कर रहे हैं वहां ये पहुंचेगा, जहां कर रहे हैं वहां तो 2.5 लाख पे ही। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ये नया है, Yes, पहले sir. नहीं था। हाँ, ठीक है, तो ये नया चीज है, नया रूल आ गया है। ठीक है, तो जहां एम्प्लॉयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय का जा रहा है, तब फिर ये लिमिट हो जाएगा 5 लाख। नहीं तो 2.5 लाख से ही अगर क्रॉस करेंगे तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब सिर्फ एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन का बात किया जा रहा है। ठीक है, मतलब उनका अगर दोनों जमा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सिर्फ एम्प्लॉय का 2.5 लाख और सिर्फ एम्प्लॉय अगर का है तो 5 लाख है, और दोनों का है तो 2.5 लाख। यही है ना। जहां पे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर नहीं करते हैं तो 5 लाख। फिर देखिए अब आरपीएफ है, आरपीएफ का क्या रूल है, तो आरपीएफ में कौन सा एक्ट अप्लाई हो रहा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। हाँ, यही यही लिख दिया गया है दोबारा ना, 1925। आरपीएफ में गलत लिख दिया गया है, तो नहीं नहीं गलत है ये, देयर इज वन मोर, हाँ नीचे है, नीचे। चलिए, हमको लगा कि बस यही बस लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ। इसमें क्या है, पुराने में है, ठीक है, ठीक है ये, हाँ ठीक है। चलिए, तो इट इज अ फंड टू विच एम्प्लॉय इतना अप्लाइज, देयर इज वन मोर ऑल्टरनेटिव ऑल्सो, द फंड विच इज नॉट established under, not established under, has to be expressly recognized by the, गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है हमको। इट इज अ फंड टू विच, ये जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखे तो उसको काटिए, इट इज अ फंड टू विच, जो लिखा हुआ उसके बाद से ये लिखना है, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। फंड तक लिखा हुआ है ना, फंड एक्ट कर दीजिए। ठीक है, टू द एम्प्लॉय क्या होगा इसमें, देखिए क्या लिखना है, इट इज अ फंड टू विच द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 अप्लाइज। ठीक है, इसके लिए क्या लिखना है, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एक्ट 1952 होगा। ठीक है, फर्स्ट ही लाइन में चेंज कर लीजिए, वो गलती से आ गया इसमें। लिख लिए? Yes, लिख लिए sir. सब? Sir. हाँ, 1952 अप्लाइज, और पहले वाला जो लिखा हुआ उसको हटा दीजिएगा ना, ये मिसलिनियस प्रोविजंस ये सब कुछ नहीं होगा, वो गलती है, गलती से लिखा लिखा गया है वहां पे।
क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ठीक है, ठीक है। तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी है फिर। ठीक है, वो क्या बोला जा रहा है कि फंड जो कि स्टैब्लिश नहीं किया गया है, देखिए अब बाद में इसमें करेक्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, जो कि नहीं स्टैब्लिश हुआ है अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952, उसको एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज होना चाहिए किनके द्वारा, सीसी या सीसीआईटी या सीसीसीआईटी। ठीक है, सीसीआईटी क्या हो गया, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो सीसीआईटी और सीआईटी लिख कर लीजिए, सीसीआईटी चीफ कमिश्नर के पास लिख लीजिए सीसीआईटी, और बगल में क्या है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बगल में लिख लीजिए सीआईटी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआईटी। क्लियर है सबको, बोलिए। Yes, sir. हाँ, जनरली ये फंड किसके द्वारा मेंटेन होता है, शेड्यूल्ड बैंक्स के द्वारा, फैक्ट्रीज और सेवरल बिजनेस हाउसेस, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, और मेनली प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अप्लाई होता है। अंडरलाइन करिए तो प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अंडरलाइन कर लीजिए। फिर और सब भी जो लिखा है, शेड्यूल्ड बैंक, फैक्ट्री, सेवरल बिजनेस हाउसेस, इसको भी कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें तो हमारा कॉलेज अभी प्राइवेट में है, हाँ अभी प्रक्रिया चल रहा है जैसे, तो हमारे लिए कौन सा अप्लाई हो रहा है बताइए, एसपीएफ या आरपीएफ? आरपीएफ। हाँ वेरी गुड, हम लोग के लिए क्या चल रहा है, आरपीएफ, क्योंकि ये तो सेमी गवर्नमेंट वाला है और गवर्नमेंट वाला है, तो हमारे लिए आरपीएफ हो गया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अबव अमेंडमेंट जो है, मतलब जो ऊपर वाला अमेंडमेंट हुआ है, वो आरपीएफ के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब 2.5 लाख से ऊपर वाला या 5 लाख से ऊपर वाला। ठीक है, फिर देखिए यूआरपीएफ का बताया जा रहा है, तो ये तो ना तो स्टैट्यूटरी है, अंडरलाइन कर लीजिए, नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको मेंटेन कर सकती है, ये अप्रूव होना चाहिए, लेकिन किसके द्वारा, पीएफ कमिश्नर के द्वारा। अंडरलाइन करिए, पीएफ कमिश्नर, कर लिए। Yes, sir. ठीक है, लेकिन सीआईटी के द्वारा नहीं, क्योंकि सीआईटी अगर अप्रूव कर देंगे तब तो वो आरपीएफ बन जाएगा। ठीक है, आगे लास्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम स्टार्ट किया गया है कब से, 1 जुलाई 1968 से। ठीक है, तो 19 अंडरलाइन करिए कब से स्टार्ट किया गया है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अ सैलरीड, एवरी इंडिविजुअल को अंडरलाइन करिए, कोई भी इसमें जमा कर सकते हैं। पहला 3 में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला भी चल सकता था, या इसमें तो कोई भी, ठीक है, कोई भी अपना जमा कर सकते हैं, मतलब आप भी खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट और आप अपना उसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना जमा करना होगा, देखिए नॉट लेस देन कितना, 500। हाँ अंडरलाइन करिए, नॉट लेस देन 500 एंड नॉट मोर देन कितना है, 1 लाख। Dead. हाँ ठीक है, 1.5 लाख अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा लिखा है इंस्टॉलमेंट में भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन वो 12 बार से नहीं, 12 बार ही तक मैक्सिमम मतलब अलाउड है, आप जमा करिए। कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में अपने बिहाफ पे या अपने माइनर, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, मतलब जिनके वो गार्जियन है। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए भी वो अपना खोल सकते हैं। ठीक है, हाई, लेकिन अगर एक अकाउंट आप खोल लेते हैं, ठीक है, एक ही अकाउंट आप मतलब अपना खोल सकते हैं, ओनली वन अकाउंट, अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब हर बैंक के पास नहीं खोल सकते, एक ही जगह बस आप मेंटेन करिए। ठीक है, जो अकाउंट है इस स्कीम में वो ओपन कर सकते हैं, ब्रांच है एसबीआई का या इसका सब्सिडियरी का, या किसी भी ब्रांच में आप ओपन कर सकते हैं नेशनलाइज बैंक्स का, जो कि ऑथराइज किया गया है किसके द्वारा, सीजी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हम खोल दिए जैसे बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है, ऑथराइज है इसके लिए। क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. ठीक है, फिर देखिए कोई भी टाइम, नेक्स्ट पैरा में लिखा है आफ्टर एंड ऑफ 6 फाइनेंशियल ईयर, मतलब खोले हुए आपको, ठीक है, 6 साल हो गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर जो है, मतलब जो ये खोले हैं कौन सा अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट का बात हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कितना से ज्यादा विड्रॉल परमिशन नहीं है, एक विड्रॉल से किसी भी एक ईयर में। ठीक है, मतलब 6th ईयर के बाद से आप विड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साल में कितना बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 टाइम। एक बार। वेरी गुड। फिर देखिए इंटरेस्ट पे होता है एट द रेट प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम,
मतलब हम लोग को कब इसका जो टाइम फिक्स्ड है उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट मिलता किस पे है? हर कैलेंडर ईयर में ऑन द लोएस्ट बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, जो लोएस्ट बैलेंस था कब से कब तक? 5th डे से लेके एंड ऑफ मंथ में। मतलब जो लोएस्ट बैलेंस है 5th टू लास्ट ऑफ मंथ, जैसे 31 या 30 है, फरवरी के केस में 28 या 29 है, तो वैसे कंप्यूट होता है जो लोएस्ट बैलेंस है। मतलब क्या हुआ, आप पैसा जमा कर सकते हैं 5 तारीख तक, है ना? तो क्या होगा, आपको आपको उतना वो क्या हो जाएगा, आपको पूरा इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा फिर। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप लेट से अगर जमा करते हैं 5th के बाद, तो क्या है, उससे पहले कम बैलेंस है ना। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब फिफ्थ के बाद आप जमा किए, तो 5th के बाद मतलब तो मतलब मान लेते हैं 10th को आप जमा किए। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका पहले ही यहाँ 6th 7th 8th ये सब तो कम बैलेंस था, तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक बोला जाता है कि इंटरेस्ट अगर ज्यादा चाहते हैं तो आप पहले जमा कर लीजिए, 5 तारीख तक जमा कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? ठीक है, और क्रेडिट हो जाएगा, बट शैल बी क्रेडिट टू द अकाउंट। ठीक है, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, और आप डिपॉजिट जो करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C में। मतलब जितना आप जमा भी कर रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, डिडक्शन मिलता है 1,50,000 तक आपके इनकम से लेस करेंगे। जब हम लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको आप बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उस समय करेंगे और इलस्ट्रेशन के थ्रू। फुल विड्रॉल इज अलाउड आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, तो 15 ईयर्स हो जाने के बाद आप पैसा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फुल निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर डेथ, ठीक है, फुल विड्रॉल अलाउड आफ्टर इतना, बट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर फुल पेमेंट पहले भी क्या लिखा, फुल पेमेंट विल बी मेड इवन विद इन दिस पीरियड, पहले भी हो जाएगा नॉमिनी को या लीगल हेयर्स को। नॉमिनी क्या हो गए कि जिनको नॉमिनेट किया गया है, कि दैट इन केस ऑफ माई डेथ, और ठीक है, इसी तरह कोई अगर सर्कमस्टेंस होता है इन विच अगर वो क्या हो गए, ठीक है, जो भी रूल है उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं पहले भी। ठीक है, इवन सब्सक्राइबर जो है उनके पास भी ऑप्शन है, या तो वो क्लोज कर सकते हैं इस अकाउंट को, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ईयर्स, या कंटिन्यू कर सकते हैं। लिखा है कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 5 साल का ब्लॉक पीरियड, मतलब 5-5 साल आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो लिखा सब्सक्राइबर एलिजिबल होंगे मेक कि वो पार्शियल विड्रॉल कर सके, उसमें भी हर साल एक विड्रॉल कर सकते हैं वो, मतलब आफ्टर 15 ईयर्स का भी ये नियम है। ठीक है, लेकिन टोटल ऑफ विड्रॉल 5 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट द टोटल ऑफ विड्रॉल्स ड्यूरिंग इतना शैल नॉट एक्सीड कितना, हाँ 5 बार नहीं है, 60% ऑफ द बैलेंस, 60% से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं टोटल में। ठीक है, जैसे 100 रुपया आपका मान लेते हैं इसमें था, बस समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना निकाल सकते हैं 5 ईयर में, जो आगे बढ़ा दिए, इस ईयर के बीच में आप अब निकालना चाहें तो एक एक बार निकाल सकते हैं, और 60% से ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 60 रुपया निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इंटरेस्ट को इग्नोर करके अभी बोल रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आ जाए 60%। फिर एंटायर अमाउंट जो इससे रिसीव हुआ, मतलब जब आप पैसा निकाल लिया अपना पूरा, तो जितना भी आपको रिसीव हुआ है वो भी क्या लिखा हुआ है, टोटली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसमें भी कोई टैक्स नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी, फिर क्या बताया जा रहा है, वी आर कंसर्न मेनली विद 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो सैलरी में तो ये नहीं आया पीपीएफ, क्लियर है सबको? पीपीएफ तो नहीं आया ना सैलरी में, क्लियर है सबको? यस सर, नहीं आया। हाँ, ये तो हम लोग खुद का खोल ले रहे हैं, है ना, कोई भी खोल सकते हैं। अब देखिए इसमें, अब जो चार्ट बनाया गया है उसमें इजी से इसको फिर से बताया जा रहा है। ठीक है, चार्ट में क्या है देखिए, तो इसमें अब पॉइंट्स को समराइज किया जा रहा है। अमाउंट विच इज इंक्लूडेड इन इनकम, कौन सा अमाउंट इंक्लूड होता है, तो अगर एसपीएफ है तो कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा, देखिए बताया जा रहा है क्या है, जहां पर्सन है मेंबर इस फंड के, प्रोविडेंट फंड के, मतलब एसपीएफ के, तो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन जो इंक्लूड हो रहा है इनकम में। ठीक है, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन तो इंक्लूड होगा इनकम में। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि सैलरी से तो पैसा काट के अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो बताइए ग्रॉस में तो हम लोग फुल लेते हैं कि नहीं, सैलरी लेते हैं ना, यस सर। काटा हुआ पैसा भी ऐड करके देखते हैं पहले कितना था, ग्रॉस कितना था, तो वही बोला जा रहा है कि वो इंक्लूडेड रहता है इनकम में, लेकिन किसका पार्ट, एम्प्लॉय का पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, ग्रॉस लेते हैं। तो अगर इसका पार्ट को हटा के नेट अमाउंट कुछ दिया हुआ है,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस जोड़ देंगे ताकि हमको ग्रॉस पता चले, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है, ग्रॉस पे लगता है। तो वही बताया कि इंक्लूड करते हैं इनकम में। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसको नहीं कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब उसका एम्प्लॉयर का जो पार्ट है वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा अंडर द हेड सैलरी, बनेगा ही नहीं, मतलब इनकम में सैलरी में उसको ऐड नहीं करेंगे जो एम्प्लॉयर का पार्ट है, और ना ही एम्प्लॉयर के पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो भी नहीं, या जो कोई दूसरा इंटरेस्ट भी मिला है, मतलब एम्प्लॉय का पार्ट या एम्प्लॉय, मतलब कोई इंटरेस्ट पे हमारा टैक्स नहीं लगेगा, तो इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, बहुत इजी है, जब हम लोग करेंगे आगे तो आपको और इजी लगेगा। आरपीएफ का क्या कहानी बताया जा रहा है कि इसमें भी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो इनकम में ऐड, देखिए जहाँ पे पर्सन मेंबर हैं इस फंड के तो उनका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो तो ऐड होता ही है क्योंकि हमको ग्रॉस निकालना है। ठीक है, तो वो तो ऐड होता है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉयर का कब ऐड करते हैं, जब 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयर, है ना? क्लियर सबको? ये थे ना ये थे ना, बोलिए। यस सर। इलस्ट्रेशन 1 ही था। और इंटरेस्ट का कब ऐड करते हैं, जब वो 9.5% से ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, मतलब 12% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कुछ ऐड नहीं होगा, 9.5% तक आपको टोटल इंटरेस्ट में मिल रहा है तो उसका भी कुछ ऐड नहीं। इलस्ट्रेशन 1 था, आप अगर भूल गए हैं तो वो देख सकते हैं, वैसे नहीं भी देखेंगे तो चलेगा क्योंकि आगे तो अभी और आएगा। ठीक है, वैसे रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको और इजी लगेगा। यूआरपीएफ का क्या कहानी है? यूआरपीएफ में बोला जा रहा है कि जो पर्सन इस फंड के मेंबर होते हैं तो उनका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो इनकम में इंक्लूड होता ही है, क्योंकि वही फिर से ग्रॉस का चक्कर, तो वो तो इंक्लूड होगा ही। ठीक है, लेकिन क्या है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड पे वो इंक्लूड नहीं करते हैं इनकम में फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब क्या हुआ कि ईयर टू ईयर, ठीक है, वाई टू वाई में ये इंक्लूड नहीं होता है। इसका कब इंक्लूड होता है वो पढ़ेंगे हम लोग आगे, और थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं कब इंक्लूड होता है, जब वो रिकॉग्नाइज्ड बनता है ना तब फिर टैक्स लगने लगता है। तो आएगा जब इलस्ट्रेशन तो बेटर समझेंगे, ठीक है, कैसे इसका होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे बताया गया मैक्सिमम लिमिट कितना है छूट का, तो सब में आप देखिए, मतलब एसपीएफ में और आरपीएफ में भी 1.5 लाख का लिमिट है। ठीक है, 1.5 लाख तक का, और इसका तो हम लोग हर साल ये कर ही नहीं रहे ना, एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टू नॉट कंसीडर्ड इन द अमाउंट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, तो इसमें डिडक्शन का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, डिडक्शन अभी बस सुन लीजिए, वैसे समझ में तो बाद में ही आएगा जब ये चैप्टर आएगा जहां पढ़ेंगे हम लोग 80C से 80U, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप देखिएगा। ठीक है, फिर लम सम रिसीव अगर होता है इस फंड से, आप रिटायरमेंट आपका टाइम आ गया या आप सर्विस छोड़ रहे हैं और अगर पैसा मिल रहा है आपको, तो देखिए नीचे वाला चार्ट में फिर एसपीएफ का क्या बताया कि इसमें क्या होता है, कुछ नहीं टैक्स लगेगा, आपका जो पैसा मिला सब माफ। इसमें भी देखिए, इसमें भी कुछ नहीं लगेगा, मतलब जो पैसा आप रिसीव कर लेते हैं आफ्टर मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ लिविंग सर्विस। और यूआरपीएफ का अब पत्ता खोला गया है कि कैसे इसका लगता है, देखिए तो यूआरपीएफ का बताया जा रहा है। ठीक है, यूआरपीएफ के लिए क्या बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयर का जो शेयर है और इंटरेस्ट जो उस पे है वो इंक्लूड करते हैं, मतलब एम्प्लॉयर का शेयर यूआरपीएफ का जो है वो ऐड हो जाएगा, और उसका जो इंटरेस्ट भी है, मतलब एम्प्लॉयर का ही जो प्लस एम्प्लॉयर का शेयर पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो भी सैलरी के हेड में ऐड हो जाएगा। लेकिन नीचे फिर बताया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन इज एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय का जो पैसा वो हर साल जमा कर रहे थे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो लास्ट में जब उनको फुल पेमेंट, मतलब इनका हिस्सा, मतलब मान लेते हैं ये 1.5 लाख जमा किए एम्प्लॉयर, 1.5 लाख किए थे एम्प्लॉय पूरा साल भर में, मान लेते जितना भी साल काम किए, तो एम्प्लॉयर का तो क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। और इनका 1.5 लाख पे मान लेते टोटल इंटरेस्ट मिला इस पे 7,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे, और एम्प्लॉय का भी 7,000 मिला, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था 1.5 लाख वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन 7,000 का क्या बोला जा रहा है, लास्ट का थर्ड पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? यस सर। आरपीएफ के लिए फिर क्या बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग सैलरी क्या मानते हैं,
देखिए नीचे में नोट लिखा है सैलरी सेम है, किसके जैसा सेम है, लिख लीजिए सेम है एचआरए का जो सैलरी हम लोग ये कर रहे थे ना वही है। तो नीचे में आप लिख सकते हैं सैलरी किसका फॉर द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो आप सिंपल में लिख लीजिए आरपीएफ सैलरी इक्वल टू सेम एज एचआरए। ठीक है, तो जिसका भी सेम सेम है सेम सेम लिख देंगे तो उससे क्या होगा, याद नहीं करना पड़ेगा, सेम बोल देंगे एक बार तो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? बोलिए यस सर। बाकी लोग। यस सर, हो जाती ठीक है, अब थोड़ा सा ही बस ये पोर्शन बचा हुआ है तो हम खत्म करके आपको होमवर्क अब दे देंगे। ठीक है नहीं ज्यादा, ये देखिए क्या है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अब ये क्या है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड? ठीक है, कि इसका पर्पस होता है वार्षिकी कुछ पेमेंट वर्ष का एन्युटी पेमेंट करना, किसको, एम्प्लॉय को, उनका जैसे रिटायरमेंट हो गया या एक स्पेसिफाइड एज के बाद, या अगर वो इनकैपेसिटेटेड हो गया, अक्षम हो गए रिटायरमेंट से पहले, या उनकी विडोज को या चिल्ड्रन को या डिपेंडेंट्स जो भी हैं उनके, ठीक है, डेथ पर। तो ये फंड अप्रूव होता है सीसीआईटी या सीआईटी, लिख लीजिए सीसीआईटी या सीआईटी के द्वारा होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब वही पैसा आपका जमा हो रहा हो। ठीक है, फिर देखिए एग्जेम्पशन बताया गया, एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फंड, एग्जेम्पशन मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, ये पेमेंट का, किसका, कौन कौन सा पेमेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉय हो गया तो आपका क्या है फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम दिस, तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉय या इन कम्यूटेशन ऑफ एन एन्युटी ऑन हिज रिटायरमेंट, या इनकैपेसिटेटेड हो गए वो तो। ठीक है, तो उस केस में भी, और बाय वे ऑफ ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर नोटिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस, एनपीएस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, तो इस केस में भी ठीक है अगर ट्रांसफर कर दिया गया इस अकाउंट में। क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80C, जो अभी हम लोग 80C बोल रहे थे कि डिडक्शन मिलता है चैप्टर में, कितना है 1,50,000, तो ये तो अभी हम लोग देखे ही। ठीक है, तो इसके बाद लिखा ही हुआ है कि जब डिडक्शन पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और डिडक्शन जो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 16 वो अलाउ नहीं होगा, किस केस में, अगर न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन आप लेते हैं, जो नया वाला टैक्स रिजीम है जिसका अलग रेट्स मेंशन्ड है। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये वाला अभी हम हमको आपको फिर बताएंगे, जैसे डिडक्शन इसका नहीं ले सकते, कौन कौन सा 16 वाला डिडक्शन है, देखिए राइट साइड में, राइट साइड में पहले देखिए, फिर लिखा हुआ है कोई इनकम, लिखा है इफ टोटल इनकम इज टू बी कंप्यूटेड एंड देयर इज नो इनकम अदर देन सैलरी, इनकम सैलरी के को छोड़ के कोई और इनकम नहीं है, तो टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाएगा, वही ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा, मतलब कुछ है ही नहीं दूसरा हेड में, हाउस प्रॉपर्टी जीरो, पीजीबीपी जीरो, अदर सोर्सेज जीरो, कैपिटल गेन जीरो, तो क्या होगा, वही हो गया। ठीक है, तो डिडक्शन मिलेगा, उसी से फिर मिलेगा एटीसी से एटीयू का, और बैलेंस विल बी टोटल इनकम, तो वो टोटल इनकम होगा। ठीक है, तो जो हम लोग जानते हैं वही लिखा हुआ है, और फिर बाद में तो जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको ऐसे भी सब समझ में आने लगेगा सब। फिर डिडक्शंस का जो यहाँ पे लिखा है, अब इस चैप्टर का डिडक्शन, सैलरी का डिडक्शन का बात किया जा रहा है, वो किस में मिलता है, सेक्शन 16, अंडरलाइन कर लीजिए सेक्शन 16 को, इंपॉर्टेंट है ये, हाँ इसका सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट बोले उस पर ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है, क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, किसमें, इसका सेक्शन क्या है 16(1)(a) है। ठीक है, सब सेक्शन में ऐसे क्लॉज, सब क्लॉज हो गया इसमें। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का मिलेगा, 50,000, मतलब आपका मान लेते हैं साल का सैलरी, जैसे अभी हम लोग एक इलस्ट्रेशन कर रहे 16, उसमें 6 लाख आया था, तो इससे आपका माइनस कितना हो जाएगा, 50,000 सीधे माइनस हो जाएगा, किसके नाम पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे। क्लियर हो गया सबको? तो मतलब आपका सैलरी कितना माना जाएगा, 5.5 लाख। क्लियर हो गया? यस सर। यस ठीक है, सर। हाँ फिर देखिए सेकंड में बताया गया एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट के लिए अगर मिल रहा है आपको तो उसका रिडक्शन मिलेगा, तो उसका भी पढ़ेंगे हम लोग। और थर्ड में तो इसका भी सेक्शन 16(2) है, देखिए ये याद ही हो जाएगा आपको, और ये जरूर से लिखना है एग्जाम में क्या सेक्शन है, तो उससे आपका प्रैक्टिकल आंसर बनेगा, अच्छा आंसर लगेगा। और फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स का बात किया गया है, ये है 16(3). ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया बस। ठीक है, अब एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या कहानी है, देखिए किसको मिलेगा, क्या सबको मिलेगा, नहीं सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, पहला देखिए इसमें बताया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अंडरलाइन करिए, सबसे मेन है क्या होने चाहिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब एग्जेम्पशन है इसका, प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, फिर बताया गया है जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, फिर
1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। 1/5 मतलब क्या होता है, 1/5% अगर करेंगे तो कितना आएगा, 20%, है ना। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 20% आ गया। क्लियर है, 20% ऑफ बेसिक या 5,000, तीनों में से जो सबसे कम है उतना आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन कौन ले सकते हैं, बताइए, सिर्फ कौन ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे हम लोग को अगर मान लेते हैं संजेवियर कॉलेज से मिल रहा है पैसा एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे, तो हमको डिडक्शन मिलेगा इसका। अभी हमारी सरकारी नहीं हुई है कॉलेज, मिलेगा, नो सर। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोट में बताया जा रहा है कि कितना आप खर्च कर देते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए फिर बताया गया, इसके लिए क्या क्या लेंगे, सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे। मतलब क्या हुआ, बेसिक सैलरी का आप कुछ और मत ऐड करिए, डीए नहीं ऐड होगा, कोई कुछ नहीं ऐड होगा, सिर्फ बेसिक। तो बेसिक जो सैलरी दिया रहता है, जो रहता है ना, 5,000 से 200 रुपया बढ़ेगा तो इतना हो जाएगा 30,000 तक। तो ये बेसिक जो मिल रहा है बेसिक के नाम पे, विदाउट एडिंग डीए और एनी परक्विजिट और एनी अदर थिंग। ठीक है, तो जो मेन बस है उसी का लेना है हमको, बेसिक का। और थर्ड, फिर इसमें क्या फिर क्या है, इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, तो नील लिखा है। देखिए इलस्ट्रेशन 17 देख लीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल है, तो ये होमवर्क में लिखिए, तो आप समझ गए, ये खुद से कर लीजिएगा, होमवर्क करिए इसको। लास्ट है शायद ये, अब एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं एम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है, तो सरकार फिक्स की होती है कि इतना तक आपका सैलरी है तो आपको इतना देना पड़ेगा। होमवर्क में लिखिए, तो सर्च करना है आपको एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स, लिख लीजिए। दूसरा नाम क्या है एम्प्लॉयमेंट टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स, लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका भी डिडक्शन मिलता है, तो ये हम लोग का कटता है। तो मान लेते हैं हम लोग का कटा इस साल 1,200 रुपया। ठीक है, कटा मतलब क्या बोल रहे हैं, तो किसी एक मंथ का सैलरी से, मान लेते हैं मार्च मंथ में या फरवरी मंथ में ही कॉलेज काट के रख ली, तो हमको देना था उनको कितना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 40,000 है, जिसमें से 1,800 रुपया तो कट गया पीएफ का, तो मिलना था हमको कितना, 38,200। और फिर ये भी एक मंथ में काट दिए, कॉलेज काट दिए, उसमें से कितना 1,200 रुपया काट दिए, तो अब हमको ये 1,200 रुपया भी काट के मिलेगा। लेकिन जो हम मेरा कट गया यहाँ, वो बताइए, हम लेस कर सकते हैं रिडक्शन में। क्लियर है सबको, कर सकते हैं ना, यस डिडक्शन सर। मिलता है ना। हाँ, ये सबके लिए है, इसमें नहीं लिखा है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सबके लिए। ठीक है, तो जितना आप टैक्स के एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे दिए हैं, तो वो आपका लेस हो जाएगा बस। तो हमारा देखिए चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, आप होमवर्क में लिखिए, एक तो 16 जो कर रहे थे, फिर 17 जो एम्प्लॉयमेंट वाला हो गया, 18 19 21। ठीक है, तो 22 23 तक तो सिंपल वाला है, फिर पीएफ वाला है। एक बार ना आप ट्राई करिए पीएफ वाला, पीएफ का लिखिए, तो इलस्ट्रेशन कौन कौन सा है, तो एक बार तो 23 तक आपको करना ही है, वो सिंपल वाला सब है जो करते आए हैं हम लोग। हाँ, लेकिन पढ़िएगा, आप अटकिएगा भी तो सॉल्यूशन देख के समझने का कोशिश करिएगा कि सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, उससे देख के तो मतलब तभी समझ में आएगा आपको। और क्या करना है आपको, फिर इलस्ट्रेशन 24 25 और कौन कौन सा पीएफ का है देखिए, तो पीएफ का और कौन सा है, 26 भी है क्या, नहीं, सीधा सीधा तो नहीं लिखा है 26 में। ठीक है, तो 24 25 25 तक सीधा सीधा लिख लीजिए आप। इसके अलावा भी आपका जितना भी इलस्ट्रेशन है, ठीक है, तो वो मेनली आप पहले क्या बनाइएगा, पहले आप करिए, ठीक है, बनाते ही आइए। ठीक है, 25 तक 25 तक बोल दिया ना, 25 तक आप लिख लीजिए, ऑफिशियल होमवर्क है। ठीक है, मतलब हम बोल दे रहे हैं, ऐसे आपका ओपन हो गया अब सारा इलस्ट्रेशन, क्योंकि अब बस इलस्ट्रेशन बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। यस सर। ठीक है, हाँ, तो इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए। तो जो भी आपको फिर डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ इलस्ट्रेशन हो सकता है हम अपने तरफ से भी आपको बता देंगे, है ना। तो पहले आप खुद ही ट्राई करिए 25 तक, कोशिश करिए एकदम खत्म कर दे वो पीएफ वाला जो भी है। आपको डाउट होगा उसमें कहीं, तो उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ब्रेन लगेगा आपका, फंसेंगे तो हटिएगा नहीं, बनाइएगा उसको, जितना आप रगड़िएगा ना अपने ब्रेन को, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, तो आप जल्दी सीख जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट लगता है उसमें, लेकिन मेरे बताने से पहले ही आप अपना पूरा ब्रेन लगा लीजिएंगे ना, फिर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप पहले पूरा ट्राई कर लीजिए।
ठीक है, तो हम लोग यहीं पे आज रुकेंगे। किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है तो बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा ये चैप्टर ऐसे ओवर हो गया है। बस अब इलस्ट्रेशन कुछ कुछ देख लेंगे और आपका डाउट्स देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो सैलरी से ही रिलेटेड है, वो रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट मिलता है तो उसका क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, वो छोटा चैप्टर है, वो इतना बड़ा नहीं है जितना ये था। ठीक है, तो हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, चलिए, कोई कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कुछ भी? सर नेक्स्ट कल ऑन, भी क्लास? हाँ कल क्लास, कल हम लोग का फंक्शन कब एंड होगा उसके बेसिस पे बता देंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ अच्छा, आप लोग शाम में भी क्लास कर पाएंगे क्या? अगर इन केस 5 बजे वाला नहीं हो पाया तो 8 बजे या कौन सा टाइम पे कर पाएंगे? कल सैटरडे है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे अच्छा करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, कल आपका क्लास नहीं होगा। ठीक है, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पूरा इलस्ट्रेशन भी तो देखना है ना। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। तो यस क्लासेस सर। नहीं होगा, नहीं तो उससे फायदा क्या हुआ, है ना। आप मतलब थोड़ा ज्यादा हमको बेटर ये लग रहा है, तो 2 दिन का छुट्टी जो रहेगा आप पूरा बनाइए। तो पूरा होमवर्क लिख लीजिए 41 तक, जो लास्ट है आपका। आपको जहां भी डाउट हो सब लेके आइए, हम लोग क्लास में कवर कर लेंगे, तो क्लास में सामने सामने जल्दी भी हो जाएगा। और जो भी डाउट है वो ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ समझाना होगा तो वो भी बता देंगे, ऐसे यहाँ पे ही बता सकते हैं, पर 2 दिन का जो टाइम है वो बेटर है, उसको यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और मंडे को अगर आपका वो 4th पीरियड में नहीं हो पाएगा तो वैसे बेसिस पे हम लोग को 2 क्लासेस का मिल जाता है, तो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप बनाइए। अब 41 तक आपका होमवर्क है, लेकिन कम से कम पीएफ का पूरा कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वहां डाउट आएगा आपको अगर, क्योंकि नहीं किए तो। ठीक है, तो जो डाउट अगर आता है तो उसको कर लेंगे। तो पूरा 41 तक अब होमवर्क है, लिख लीजिए। ठीक है, पूरा चैप्टर अब आपको कंप्लीट करना। थ्योरी में भी कहीं भी डाउट होगा तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं मंडे को। तो अब हमारा मंडे को ही कॉलेज में ही क्लास होगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। और कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कोई? ठीक है, फिर तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू सबको। थैंक यू सर सर। प्लीज सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सर